फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। राज सर, आप सोच रहे हैं ना कि मुझे आपसे इतना प्यार कैसे हुआ? तो सुनो, आप मुझे पसंद तो पहले दिन से ही थे। आप जब भी मिलते थे हमेशा आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी जो हमें आपकी तरफ आकर्षित करती थी। इन 2 सालों में मैंने आपको कभी भी सीरियस नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराहट। और मैं ही नहीं, स्कूल की हर कोई लड़की आपको पसंद करती थी, पर वो कभी भी आपको कह नहीं पाई क्योंकि आपके लंबे लंबे लेक्चर। सॉरी सॉरी, लेकिन 2 घटना ऐसी हुई इन 2 सालों में जिन्होंने आपकी तस्वीर मेरे दिल और दिमाग पर बना कर रख दी। उन 2 घटनाओं ने मेरा हृदय इतना परिवर्तित कर दिया कि मैं आप में अपना भविष्य देखने लगी थी। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी जिंदगी में एक राजकुमार आएगा जिसके सपने वो बचपन से देखने लग जाती है। और मैंने जब जवानी में अपना पहला कदम रखा तो मेरे उन सपनों की राजकुमार की तस्वीर मैंने आँख में देखी। मैं आपको सच में विश्वास दिलाती हूँ सर कि आप वो पहले इंसान हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कभी इच्छा नहीं हुई। उम्र के इस पड़ाव में सबके साथ ही होता है, मुझे भी किसी का साथ चाहिए था, पर मैंने खुद पर संयम रखा है। पहली घटना तो उस दिन की है जब 26 जनवरी को अपने विद्यालय में गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। उस दिन तो आप कमाल के लग रहे थे सर। उस प्रोग्राम में एंकरिंग आप ही कर रहे थे। मैंने देखा था कि आप सुबह 9 बजे के करीब विद्यालय पहुंच गए थे। उस दिन हम सब जल्दी आए थे। उस दिन प्रोग्राम बहुत लंबा था। आपने सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रोग्राम में एंकरिंग की। इस दौरान आपने पानी के अलावा कुछ नहीं किया था। पूरे दिन खड़े रहने से थकान थी, वो अलग। जब शाम को सब बच्चे अपने घर जा रहे थे तो मैं भी अपना सामान लेकर निकलने वाली थी। उस दौरान कुछ लोग टेंट का सामान वापस लेकर जा रहे थे। उन्हीं टेंट के सामान में से एक पोल जिसकी तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, वो गिरने वाला था। उसी दौरान वहां आप पहुंच गए और आपने पोल को पकड़ लिया। उस दिन अगर मेरे ऊपर गिर जाता तो शायद गंभीर चोट लग जाती, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में आपके हाथ में चोट लग गई। जब मैंने आपके हाथ में टपकता खून देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं चक्कर खाकर वहीं गिर गई। आप मुझे पास के हॉस्पिटल में लेकर गए जहाँ डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, बस ब्लड प्रेशर की वजह से सब है। मेरे मम्मी पापा भी पहुंच गए थे। जब तक वो नहीं आए थे आप वहीं रुके रहे, और जब 2-3 घंटे बाद वहां से जा रहे थे तब तक भी आपने कुछ नहीं खाया था। उस दिन आपने आकर मुझसे पूछा भी था कि तुम ठीक तो हो ना। उस दौरान मैं मन में सोच रही थी कि मेरा हाल तुम्हें क्या बताऊं राज बाबू। शरीर का मामला तो डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे, पर जो दिल का मामला है उसका क्या करें। मुझे इस बात की बहुत फिक्र हो रही थी कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरा मन तो कर रहा था कि आपको बोल दूं कि आप खाना खा लो, लेकिन क्या करूं, मेरा डर वहां भी मेरे आड़े आ गया और मैं अपने दिल की बात आपको नहीं कह सकी। उस घटना को भुलाने में मुझे बहुत वक्त लगा, हालांकि पूरी तरह मैं आज भी नहीं भूल पाई। फिर दूसरी घटना आती है। आपको याद है 5 सितंबर को उस दिन मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। उस दिन आंटी जी तो आई नहीं थी, तो उस दिन चाय मैंने ही बनाई थी। चाय कितनी बनानी है इसका मुझे ध्यान नहीं रहा, इसलिए चाय कम बनी थी। बाकी टीचर से तो हमें डर लगता था, लेकिन जिस कप में चाय कम थी वो मैंने आपको दिया, और आप ठहरे चाय के सबसे बड़े फैन। तो आपने सीधा सा सवाल कर दिया, इतनी सी चाय, इसे पीऊं या चेक करूं कैसी बनी है। तो पता नहीं उस दिन कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि पूरे दिन चाय पीते रहते हो, इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए। और आपने भी सामने से आसानी से जवाब दे दिया कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो आज के बाद चाय नहीं पीएंगे, और आपने सच में चाय छोड़ दी। दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको कुछ भी बोलूं, तो मैंने अंदर आकर कीर्ति को बोला कि जाकर सर को बोल दे कि प्लीज चाय पी लो, मैं उनके लिए और बना देती हूँ। कीर्ति आपके पास गई, उसने आपको क्या बोला ये तो मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने उससे पूछा, परंतु आपने चुपचाप वो चाय पी ली। मैं घर जाने के बाद सोच रही थी, यार एक तो चाय इतनी कम थी, ऊपर से ठंडी और हो गई थी, फिर भी आपने बिना किसी शिकायत की चाय पी ली।
उसके बाद मैंने अगले 2 महीने तक देखा कि आप स्कूल में चाय नहीं पीती थी। मैंने बहुत सोचा कि आपको बोल दूँ कि आप चाय पी लिया करो, परंतु मैं नहीं बोल पाई। वैसे आपने चाय छोड़ दी, अच्छा ही है, क्योंकि मैं भी चाय नहीं पीती कभी। अब तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए और मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगी कि हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा। तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैंने दिल से चाहा। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मेरी ज़िंदगी में आओ, क्योंकि आपको मुझसे भी बेहतर इंसान मिलेगा, क्योंकि आपको तो कोई भी प्यार करेगा, आप हो ही इतने ज़्यादा प्यारे। बस इन 2 सालों में मैंने अगर आपके दिल में थोड़ी-सी भी जगह बनाई है तो प्लीज़ वो जगह मेरी है और इसे मेरे ही रहने देना। मुझे कभी भुला मत देना। जब कभी भी मिलूँ ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अपनी मुलाकात हो तो नज़रें मत चुराना, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं जो चाहे जिसे चाहे वो हमें मिले। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी आपसे शादी हो रही है या नहीं हो रही है, पर मुझे इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। और हाँ, प्लीज़ मेरे सामने ना और लड़कियों से आज के बाद हँस के बात मत करना। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जलन होती है। मैंने ये डायरी इसलिए लिखी ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने जो भी किया, क्यों किया, पर लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लीज़ इसे पढ़ने के बाद लौटा ज़रूर देना, क्योंकि इसमें वो है जो मैं दोबारा नहीं कमा पाऊँगी। ओके, आई लव यू सो मच। वंस अगेन आई लव यू सो मच। डायरी पढ़ने के बाद राज की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि यार, मैं तो ये सोचता था कि ये लड़की मुझसे नफरत करती है, मैं भी कितना पागल हूँ, ये तो मुझसे बहुत प्यार करती है। राज मन में सोच रहा था कि तुम्हारी मासूमियत पर मैं 100 बार कुर्बान। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं इतनी चाय पीने वाला इंसान, और मुझे उस दिन के बाद कभी इच्छा नहीं हुई चाय पीने की। घर वालों ने भी बहुत बार पूछा कि यार, जनाब ने चाय कैसे छोड़ दी। तभी राजदेव को फोन करता है कि यार, शाम को मेरे घर आना, कोई जरूरी बात करनी है। शाम को जब देव राज के घर आता है तो राज देव को सारी बात बताता है और पूछता है कि अब तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूं। देव, देखो राज, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितना मैं प्रिया को जानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर वो तुमसे इतना प्यार करती है तो ये तेरा भाग, और अगर तू उससे शादी करता है तो उसका सौभाग्य है। राज, तेरी सारी बातें ही सच है, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। देव, पर क्यों? तुझे भी तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी ना। तू हमेशा कहता था ना कि एक गरीब परिवार की ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बहुत ज्यादा मेहनती हो, सुंदर हो। अब दिक्कत क्या है? राज, हाँ यार, प्रिया बिल्कुल वैसी लड़की जैसा मैं चाहता था, परंतु देव, पर राज ये तो बता कि तू शादी क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे का क्या कारण है? राज, कारण कुछ भी नहीं है, बस मैं शादी नहीं कर सकता यार। देव, देख राज, जहां तक मैं तुझे जानता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात की सत्यता जानने के लिए तुझसे एक सवाल कर रहा हूँ। भगवान न करे इस बात का तुझे बुरा लगे, पर प्लीज, मैं कोई भी बात अपने मन में नहीं रखना चाहता। राज, पूछ। तू मेरे बचपन का दोस्त, और मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। देव, अब तुम्हारी जॉब लग गई है, कहीं तुम भी तो किसी बड़े घर की अमीरजादी के सपने तो नहीं देखने लग गए, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं। राज, तू मुझे गलत समझ रहा है देव, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी दिल की इच्छा है कि मैं प्रिया जैसी लड़की से शादी करूं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है यार। तू दिल से मत सोच, दिमाग से सोच देव। देव, देख राज, तूने आज तक दिमाग से सोचा है, और दिल के जब रिश्ते बनते हैं ना, तो हमें दिल से ही सोचना चाहिए। दिल के रिश्तों में दिमाग नहीं चलता। राज, पर यार, मैं एक टीचर हूँ, तुझे भी पता है इस गांव में मेरे दादाजी की कितनी इज्जत है, और प्रिया मेरे ही स्कूल में मेरे ही पास पढ़ी हुई है। क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे इस रिश्ते को? लोग कितने इल्जाम लगाएंगे मेरे पर? कभी सोचा है तूने क्या क्या बातें करेंगे लोग? और किसके विश्वास पर स्कूल भेजते हैं माँ बाप अपने बच्चों? लोग क्या कहेंगे कि अगर बाढ़ ही खेत को खा जाएगी तो उम्मीद किससे करेंगे सुरक्षा की? देव, देख राज, तेरी बातें ठीक है, पर तू गलत नहीं है। तू ये मत सोच, कुछ टाइप के लोग होते हैं, उनको तो बातें करनी है, वो तो करेंगे, परंतु बहुत सारे लोग तेरे फैसले का स्वागत भी करेंगे। लोग समझेंगे कि तूने एक गरीब परिवार की लड़की से बिना दहेज की शादी की है। ये बहुत बड़ी बात है राज, और फिर तू शादी तो 1 साल बाद करेगा। राज, ये दुनिया है देव, यहाँ आपकी लाख अच्छाइयों पर एक बुराई भारी पड़ सकती है, समझा?
देव, इसमें गलत क्या है राज? तू अपनी एक जान पहचान की लड़की से शादी ही तो कर रहा है। कभी सोचा उसके माँ पापा कितने खुश होंगे जब तू उसका रिश्ता लेकर उसके घर जाएगा? तुम्हारे ना कुछ जाति की प्रॉब्लम, ना एज डिफरेंस का प्रॉब्लम है। दिक्कत कहाँ आ रही है राज? दिक्कत है इतने दिन में जो विश्वास बनाया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं अपने समाज के लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहता। उनकी नजर में अपनी इमेज गलत नहीं बनाना चाहता। देव, किस समाज की फिक्र कर रहा है तू भाई? वो समाज जो पैसे वालों को तो अपने बराबर बिठाता है और गरीब को पीछे। राज, तू अभी बच्चा है। तू अभी नहीं जानता कि दुनिया वालों की जबान कैंची से भी तेज चलती है। देव, पर राज, प्रिया तुझसे प्यार करती है। इन सब में प्रिया की क्या गलती है? प्रिया के परिवार में सिर्फ एक ही कमी है कि उनके पास पैसे नहीं है। उसके अलावा वो इतनी गुणवान लड़की है कि तुझे दीपक लेकर ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। तेरी किस्मत अच्छी है कि वो तुझे पसंद करती है। उसने तेरी अच्छाइयों को पहचाना है। तू भी उसकी काबिलियत को पहचान यार। अगर तूने आज उसका हाथ नहीं थामा तो इतनी इंटेलिजेंट लड़की, मुझे तो उसके भविष्य के बारे में सोचकर फिक्र हो रही है। राज, मैं मानता हूँ कि प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। अभी वो पढ़ रही है यार। अपनी जिंदगी वो खुद बना सकती है और वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। और रही बात प्यार की, तो ये कच्ची उम्र का अट्रैक्शन होता है जो कि इस उम्र में हर किसी के साथ होता है। देव, ठीक है, उसकी उम्र तो कच्ची है, पर तू उससे प्यार करता है, उसका क्या? राज, क्या बकवास है? गुस्से से बोलता है देव। बकवास नहीं है, सच कह रहा हूँ। सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए तेरे में। क्यों उस दिन तूने अपनी जान की परवाह किए बिना उस फोन को पकड़ा था? क्यों प्रिया जिस दिन स्कूल नहीं आती थी तेरा मन नहीं लगता था? क्यों तुझे इस बात की फिक्र होती थी कि प्रिया तेरे साथ नहीं बोलती? क्यों उस दिन तूने एक हफ्ते के लिए सिविल सिर्फ इसलिए आगे करवा दिया क्योंकि तू जानता था कि उन 3 दिनों में प्रिया नहीं आ रही? क्यों तूने प्रिया के एक बार कहने पर चाय छोड़ दी? उस दिन जब सब बच्चे तुझे गेट तक छोड़ने आए तो तेरी नजरें सिर्फ प्रिया को ढूंढ रही थी। क्यों राज? तू क्या सोचता है मैंने इतने दिन तक कुछ नोटिस नहीं किया? तुझे बचपन से जानता हूँ मैं। प्रिया तेरे लायक लड़की है राज, और मेरा ये सपना आज से नहीं है। मैं तुम दोनों को एक होते देखना चाहता हूँ। तू क्या सोचता है कि प्रिया का तेरे ग्रुप में आना सिर्फ इत्तेफाक था? राज, अपनी आंखों की नमी छुपाते पर देव, कहीं अच्छा करने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। देव, तू चिंता मत कर। तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। और तू लोगों को छोड़कर वही कर जो तेरे लिए सही है। एक ना एक दिन तो लोगों को ये मानना ही पड़ेगा ना कि तू सही है, और फिर तेरा परिवार, तेरे दोस्त तेरे साथ है। राज चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। देव राज को गले से लगा लेता है। राज, ठीक है देव, जब तक प्रिया के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक तू उसे कुछ मत बताना। और लास्ट एग्जाम वाले दिन तू उसे मेरे नंबर दे देना और उसे समझा देना कि ये बात अभी किसी को पता ना चले। वक्त आने पर मैं उसके घर वालों से खुद बात करूंगा। इसके बाद छुट्टियां खत्म होते ही राज अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। देव जब पहले दिन स्कूल जाता है तो जाते ही उसे सामने से प्रिया आती हुई दिखाई देती है। प्रिया इतनी एक्साइटेड होती है जैसे वो देव का ही इंतजार करती है। देव बिना प्रिया के सवाल सा इंतजार किए उसे बता देता है कि मैंने वो डायरी राज को दे दी थी। अब उसने उस डायरी को पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। पर हाँ, जब वो यहाँ से जा रहा था तब वो बहुत खुश था। वैसे मुझे भी बता दो उसमें ऐसा क्या लिखा था? देव की बातें सुनकर प्रिया शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। आज देव नोटिस करता है कि प्रिया खिली खिली हुई है। उसकी मुस्कान उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही है। देव प्रिया और राज के भविष्य के बारे में सोचकर खुश हो जाता है कि दोनों की जोड़ी क्या मस्त लगेगी। इधर राज को गए 2-3 दिन हुए थे कि ऑफिस में पहुंचता है तो सामने एक लड़की को बैठा देखकर चौंक जाता है। गांव से आने के बाद जब सुबह सुबह राज स्कूल पहुंचता है तो जैसे ही वो स्कूल में एंट्री करता है तो वो देखता है कि ऑफिस में एक लड़की बैठी है। राज उस तरफ ध्यान नहीं देता है। वो जाकर उपस्थित रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस लड़की के चेहरे की तरफ जाती है। वो लड़की बड़े ध्यान से राज को देख रही है और साथ में मुस्कुरा भी रही होती है। राज कुछ बोलता उससे पहले वो लड़की बोल पड़ेगी, राज तुम यहाँ? राज, हाँ दिव्या, मेरी प्रथम नियुक्ति इसी विद्यालय में है। जी हाँ, वही दिव्या जो कॉलेज टाइम में राज का प्यार थी। पर तुम यहाँ कैसे? दिव्या, मेरा भी चयन प्रतीक्षा सूची में हो गया है और मेरी भी प्रथम नियुक्ति इसी विद्यालय में हुई। मुझे तो यहाँ के माहौल, नई जगह को लेकर बहुत फिक्र हो रही थी, पर अब तो तुम मिल गए हो तो चिंता की कोई बात नहीं। राज,
बिल्कुल दिव्या, जितना मुझसे हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा। चयन के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन है, उसके लिए तुम्हें गुड लक। दिव्या, थैंक यू राज। राज, वेलकम दिव्या। इतना कहकर राज वहां से चला जाता है। दिव्या राज को जाते हुए बड़े ध्यान से देखती है। आज इतने सालों बाद राज दिव्या को देखकर बड़ा खुश होता है। भले ही दिव्या ने राज को मना कर दिया था, पर राज के दिल में दिव्या के लिए मोहब्बत आज भी है। कहीं ना कहीं पहला प्यार हमेशा जिंदा रहता है। पर अब तो राज किसी और का है। धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है। छुट्टी के बाद राज अपनी बाइक से निकल रहा होता है, तभी पीछे से दिव्या आवाज लगाती है, रुको राज। दिव्या, सॉरी राज, मैंने तुम्हें पीछे से आवाज लगाई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं यहाँ आ तो गई, पर मेरे रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ, सिर्फ आज रात के लिए? राज, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। यहाँ बिना जान पहचान की कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ नहीं रुक सकती। दिव्या, क्यों नहीं रुक सकती? अपने लिव इन रिलेशनशिप में भी तो रह सकते हैं। इसके लिए तो कानून भी इजाजत देता है। राज ठहाका लगाते हुए हंसता है। दिव्या, ये गांव है, यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं चलता। तभी तो यहाँ संस्कार और संस्कृति बची हुई है। बाकी हाँ, मेरे मकान मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम अपना सामान लेकर आ जाओ। मैं उनसे बात करके आज रात उनके घर तुम्हारे रुकने की व्यवस्था करवा देता हूँ। दिव्या, थैंक यू राज। राज, थैंक यू की कोई बात नहीं है दोस्त, होने के नाते इतना फर्ज बनता है। दिव्या अपना बैग लेकर उसके साथ उसके बाइक पर बैठ जाती है। रूम पर पहुंचकर राज दिव्या को अपने मकान मालिक से मिलाता है। मकान मालिक बहुत अच्छे इंसान होते हैं। वो दिव्या के रहने की व्यवस्था अपने घर पर ही कर देते हैं। अब नीचे के फ्लोर पर दिव्या रहती है और ऊपर राज। दिव्या स्कूल राज के साथ ही जाती है और उसी के साथ वापस आती है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। दिव्या राज से कॉलेज टाइम वाली उस घटना के लिए माफी मांगती है। राज भी दिव्या को माफ कर देता है। दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहता है और इन्हीं नजदीकी की वजह से दिव्या को लगने लगता है कि राज आज भी तुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि राज दिव्या की बहुत ज्यादा केयर करता है। एक दिन राज और दिव्या कॉलेज से आ रहे होते हैं। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि राज की रूम से स्कूल की दूरी 15 मिनट की है, परंतु फिर भी ज्यादा बारिश होने के कारण वो एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से राज का मासूम चेहरा। राज के जिस्म की मर्दाना खुशबू ने दिव्या के दिल के अरमान जगा दिए। दिव्या कम से जवान और खूबसूरत लड़की, और राज एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़का। बारिश धीरे होने के बाद दोनों वापस बाइक से चलते हैं। जैसे ही दोनों बाइक पर बैठे, दिव्या राज से चिपक कर बैठ जाती है। ठंडे मौसम में राज को भी दिव्या के शरीर की गर्मी का एहसास होता है। आखिर राज भी तो एक जवान लड़का ठहरा। उसकी भी समझदारी जवाब देने लगी। दिव्या हर वो प्रयास करती है जिससे राज के दिल की घंटियां भी बजने लग जाएं। राज दिव्या से पूछता है, दिव्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दिव्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। राज बाइक की स्पीड कम कर लेता है। जो 10 मिनट का रास्ता बचा था, वो भी 15 मिनट में पूरा होता है। रूम पर जाने के बाद दिव्या अपने कमरे में चली जाती है और राज अपने कमरे में। राज कमरे पर पहुंचते ही अपने कपड़े चेंज करके कंबल में सो जाता है, क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। परंतु दिव्या को आज चैन नहीं था। दिव्या भी चेंज करती है और लोअर टी शर्ट पहनकर अपने बिस्तर में घुस जाती है। पर आज उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। आज बारिश का मौसम होने की वजह से खाना जल्दी बना लेते हैं सारे, क्योंकि गांव में लाइट की बहुत समस्या होती है। 8:30 बजे के करीब सारे फ्री हो जाते हैं और सो जाते हैं। पर आज दिव्या की आंखों में नींद कोसों दूर थी। रात को 9 बजे के करीब वो राज के कमरे पर पहुंचती है और बाहर से दरवाजा नॉक करती है। अंदर से आवाज आती है, कौन? मैं हूँ दिव्या। राज, दरवाजा खोलो। राज दरवाजा खोलते हुए, दिव्या तुम? और इतनी रात को सब ठीक तो है ना? दिव्या राज को पीछे करते हुए दरवाजा बंद करती है, कहती है, सब कुछ ठीक है राज, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राज, हाँ वो तो ठीक है, पर बात अपने सुबह भी तो कर सकते हैं। इतनी रात को किसी ने तुम्हें आते हुए देख लिया होता तो? दिव्या, देख लिया होता? देखा तो नहीं ना, और मैं पूरी सावधानी से आई। राज, जल्दी बताओ क्या बात है। आज राज को बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी इमेज बनाई थी। दिव्या राज का कॉलर पकड़कर अपने नजदीक लाती है। मेरी आंखों में देखकर बोलो राज, कि क्या तुम उससे आज भी उतना ही प्यार करते हो? राज, देखो दिव्या, ये बात सही है कि मैं तुझसे प्यार करता था, पर वो मेरा प्यार नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था। ये बात तुमने मुझे समझाई थी और मैं समझ गया था, पर अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। दिव्या, राज वो मेरा बचपना था,
जो मैंने तुम जैसे इंसान को मना कर दिया। मैं दीपक लेकर ढूंढूंगी तो भी मुझे तुम्हारे जैसा इंसान नहीं मिलेगा। लेकिन उस टाइम मैंने मना इसलिए किया क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो। मैं चाहती थी कि तुम लाइफ में कामयाब हो और अपने परिवार का सहारा बनो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे प्यार के चक्कर में पड़ो। राज, नहीं दिव्या, मुझे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। दिव्या, परंतु राज, तुम मेरे प्यार को इतनी आसानी से कैसे ठुकरा सकते हो? मोहब्बत करती हूँ तुमसे, और तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आई हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि एक लड़की खूबसूरती और आंसुओं से कुछ भी करवा सकती है। दिव्या राज को धकेलकर बिस्तर पर गिरा देती और खुद पास में लेटकर उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए अपने होठों को राज के होठों के पास ले जाती है और धीरे से कहती है, राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं आज अपना सब कुछ तुम्हें सौंप देती हूँ। उसके बाद भी तुम्हें आजादी होगी। तुम्हारा दिल करे तो मुझे अपना लेना, नहीं तो चली जाऊंगी तुमसे बहुत दूर। दिव्या ने राज की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। इतने में लाइट चली जाती है और दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं। राज तो जैसे खुद को हल्का महसूस करने लगता है। उसे आज दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास हो रहा होता है। होठ से होठ मिल चुके थे, जिस्मों का मिलना बाकी था। इतने में राज के मोबाइल की रिंग बजती है। राज का दिल करता है कि वो फोन को काट दे, परंतु जब नंबर देखता है तो एक झटके में खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये वही नंबर था जिस दिन राज का सिलेक्शन हुआ था। उस दिन ये फोन आया था जिसने सिर्फ इतना कहा था कि कांग्रेचुलेसन सर, लेकिन राज के थैंक यू कहने से पहले ही फोन कट हो गया था। राज खड़ा होकर रूम से बाहर गया और फोन को रिसीव किया। राज, हेलो। सी, हेलो सर, कैसे हो? राज, कौन? प्रिया। सी, हाँ सर, कैसे हैं आप? राज, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज सूरज किधर से निकलेगा? प्रिया रानी, आपको आज हमारी याद कैसे आई? प्रिया, ऐसा तो कोई दिन भी नहीं होता सर जब मैं आपको याद नहीं करती। राज, मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। सीधे मुंह कभी बात तो की नहीं याद करने का, और बोलते हो। प्रिया, हाँ, उसके लिए आप मुझे सुना सकते हो, लेकिन आपको भी पता है सर मैं आपके साथ क्यों नहीं बोलती हूँ। राज, सॉरी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुप रहना ही थोड़ी होता है। मिस साइलेंट, तुम मुझसे बात तो करके देखती, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता। प्रिया, चिंता मत करो, मैंने अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप में ही ढूंढा है। राज, मेरे चैन वाले दिन फोन तुमने ही किया था ना? प्रिया, हाँ। राज, अपनी अपनी बोल दी, हमारा भी तो थैंक यू सुन लेती। प्रिया, जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ। सर, आपने वो डायरी पढ़ ली क्या? राज, हाँ, मैंने वो डायरी पढ़ ली है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें कुछ भी जवाब नहीं दूंगा। प्रिया, जवाब मैं आपसे पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं हाँ के लिए और ना के लिए दोनों के लिए तैयार हूँ। आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरे लिए यही काफी है। ये भी किसी सपने के सच होने जैसा है। राज, अच्छी बात है, प्रिया काफी समझदार हो। प्रिया, वक्त और हालात सबको सिखा देते हैं, और इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है सर, बड़ी मुश्किल से पापा के फोन से कॉल की है। आप दोबारा कॉल बैक मत करना। जब मेरी इच्छा होगी या वक्त मिलेगा तो मैं खुद कॉल कर लूंगी। समय पर खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर। राज, बाय प्रिया, गुड नाइट। प्रिया, गुड नाइट सर। और इसी के साथ फोन कट हो जाता है। राज प्रिया से बात करते समय भूल जाता है कि दिव्या भी उसका इंतजार कर रही है। राज जल्दी से रूम में पहुंचता है। दिव्या अपने मोबाइल में व्यस्त थी और राज का इंतजार कर रही थी। राज, दिव्या जल्दी से अपने रूम में जाओ। दिव्या, इतनी भी क्या जल्दी है? राज, पूरी नाइट हमारी है, और इतना क्या जरूरी फोन आ गया था जो तुम बीच में चले गए? ऐसे भी कोई जाता है क्या? राज, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जल्दी से अपने रूम में जाओ। दिव्या, मैं कहीं नहीं जाने वाली राज, मैं आज की रात यहीं रुकूंगी। राज, देखो दिव्या, ऑलरेडी तुम वो कर चुकी हो जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। अब इससे ज्यादा अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो अंकल को इसी वक्त रूम पर बुला लूंगा, और मैं स्पष्ट बोल दूंगा कि या तो इस घर में दिव्या रहेगी या मैं रहूंगा। दिव्या, ऐसा क्या हो गया है राज तुम्हें? कॉलेज में तो मेरे आगे पीछे घूमते थे, और आज जब मैं खुद तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम इतने भाव खा रहे हो। राज, प्यार? प्यार करने से पहले प्यार का मतलब सीख कर आना। दिव्या, इसे तुम प्यार कहती हो? वो तो ठीक है कि एंड वक्त पर मेरा फोन आ गया, नहीं तो आज जीवन भर जो संस्कार कमाए थे एक पल में सब खत्म हो जाता। दिव्या, ये सब हमारे शरीर की जरूरत है राज। जिस प्रकार हमें भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, उसी प्रकार
राज दिव्या को बीच में रोक कर, जस्ट शट अप, तुम्हें समझाना बेकार है, इसी वक्त मेरे रूम से चली जाओ। दिव्या गुस्से में वहां से चली जाती है। राज असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। वो गुस्से से उठता है और अपना मुंह अच्छे से धोता है। आज राज की इच्छा होती है कि वो अपने होठों को काट ले। राज को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ऐसे बहक कैसे सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि प्रिया का ऐन वक्त पर फोन आ गया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था। राज यही सब सोचते हुए सो जाता है। सुबह जल्दी उठकर तैयार होता है और स्कूल के लिए निकलता है। दिव्या उसका गेट पर ही इंतजार करेगी। राज गेट पर बाइक रोकता है और दिव्या को साथ बैठा लेता है। रास्ते में एक मंदिर पर बाइक रोकता है और दिव्या को अपने साथ बुलाता है। राज, देखो दिव्या, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पहले भी और आज भी, लेकिन अब मैं किसी और का हूँ। और उसके बाद राज पूरी बात दिव्या को बता देता है। दिव्या, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं तुम लोगों के बीच में तो नहीं आऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी राज कि जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं मिलती। ये सब सुनने में और फिल्मों में ही अच्छा लगता है। इसके लिए पैसा चाहिए। अगर मेरा हाथ थामते तो इतना दहेज लेकर आती कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती। दोस्त होने के नाते एक राय देती हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल बनो, भावना में बहना बंद करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। राज, मेरी बात सुनो दिव्या, मैं मानता हूँ कि जिंदगी में पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं ये मानने को कभी तैयार नहीं होगा कि पैसा ही सब कुछ होता है। दिव्या, मुझे ये नहीं पता कि तुमने उस लड़की में क्या देखा, लेकिन जिस दिन प्यार का भूत उतरे ना, उस दिन मेरे पास आ जाना। ये दिव्या तुम्हारा इंतजार करेगी। राज, दिव्या, अगर आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर चले जाएं, क्या उस समय भी तुम्हारे हाथ मेरे कंधे पर होंगे? क्या उस वक्त भी तुम मेरा साथ दोगे? दिव्या। दिव्या कोई जवाब नहीं देती। राज, प्रिय दोस्त होने के नाते मैं ये बात तुमसे भी कहना चाहूंगा, पैसों के लिए जो तुम्हारा घमंड है उसे त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारे पास पैसा हो तो पर सुख नहीं। दिव्या, मेरी फिक्र छोड़ो राज, तुम अपनी फिक्र करो। राज, ओके, या चले, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। दिव्या और राज स्कूल आ जाते हैं। आज राज बहुत खुश है क्योंकि प्रिया का कॉल आया था। राज बार बार कॉल हिस्ट्री में जाकर प्रिया का नंबर देखता है और मन ही मन खुश होता है। इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है और शाम को रूम पर पहुंचकर राज प्रिया के फोन का इंतजार करता है। शाम को 6 बजे के करीब प्रिया की कॉल आती है। राज, हेलो प्रिया, कैसी हो? प्रिया, मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ कैसे हो? राज, मैं भी ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्रिया, सर आपको मेरे से कुछ भी बोलने से पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं। राज प्रिया से वही प्रश्न पूछता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या उस वक्त भी तुम मेरा साथ दोगी? प्रिया, भगवान न करे सर कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आपने जितना प्रिया को जाना है उससे भी कहीं ज्यादा सहनशील और संयमित हूं मैं। अगर 7.6 बिलियन लोगों की भीड़ में मैंने आपको चुना है तो मरते दम तक परछाई बनकर आपका साथ दूंगी। आपने विश्वास किया है, कभी नहीं टूटेगा, भरोसा रखो। राज, आंखों में आंसू आ जाते हैं। राज प्रिया को दिव्या के साथ हुई घटना बता देता है कि कैसे उसकी हरकतों की वजह से मैं बहक गया था। लेकिन प्रिया, मैं बहक जरूर गया था, पर मैं अभी तक गलत नहीं हूँ। प्रिया, डोंट वरी सर, अगर आपको सच में आपकी गलती का एहसास है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ आप पर, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। आप मेरा विश्वास मत टूटने देना। राज रोते हुए अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है, आई लव यू प्रिया, आई लव यू सो मच। प्रिया, आज प्रिया की आंखें भी नम होती, आई लव यू टू सर। राज, प्रिया, आज से सिर्फ राज, ओके, समझ गई? प्रिया, इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ। राज, ओके प्रिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और तुम्हारा रिजल्ट बेहतरीन रहना चाहिए। प्रिया, ओके सर, आप चिंता मत करो, बाय। फोन कट होने के बाद राज वहीं बैठकर कुछ सोचता है। उसे अब तक हुई घटनाओं से इतना एहसास हो जाता है कि प्रिया उसके लिए सही है, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं, उसके परिवार के लिए भी प्रिया सही है। प्रिया एक ऐसी लड़की जो परिवार को जोड़कर रखेगी। और तभी वो अपना मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करता है। राज, हेलो, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। प्रिया से बात करने के बाद राजदेव को फोन करता है। राज, हेलो यार, देव, तुमने जैसा बोला था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ है मेरे भाई। प्रिया ने मुझे कॉल किया था। देव,
हाँ यार, जिस तरह से प्रिया खुश होकर गई थी, मुझे लगा था कि वो तुम्हें कॉल करेगी। यार, थैंक यू सो मच यार देव। आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। देव, ओहो, तो कुल मिलाकर बात ये है कि जनाब को समझ में आ गया कि प्रिया अच्छी लड़की है। वरना भाई साहब को फुर्सत कहाँ थी समाज की इज्जत की बातें करने से। यार, तू टांग खिंचाई करने में कभी बाज मत आना यार। चल ठीक है यार, फोन रखता हूँ। मैं भी खाना खाऊंगा। आज स्कूल में बहुत काम था, मैं थक गया हूँ। आज मस्त वाली नींद लेनी है मुझे। सोने दे। फोन साइलेंट करके सोऊंगा। मस्त। देव, बेटा राज, तेरे फोन से साइलेंट करने वाले दिन गए। ध्यान रखना, मैडम का भी फोन आ सकता है। और अगर प्रिया का कॉल तुमने नहीं उठाया तो तुम्हारी वो क्लास लगाएगी, तो मजा आ जाएगा। राज, थैंक यू मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचने के लिए। तेरे जैसे दोस्त हो ना, तो दुश्मनों की कोई जरूरत ही नहीं है। देव, ओके बाबा, बाय, टेक केयर। फोन रखने के बाद देव मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसका सबसे अच्छा दोस्त बहुत खुश है। सच्चे दोस्त होते हैं, उनकी एक खासियत होती है। वो मुंह पर तो खूब खिंचाई करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे बारे में अच्छी बातें ही सोचते हैं। इधर राज प्रिया के ख्यालों में खोया हुआ है। आज तक भगवान को ना मानने वाले राज ने आज भगवान का शुक्रिया किया है और प्रार्थना की कि भगवान, चाहे जिंदगी में जो कुछ हो जाए, बस प्रिया खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे। भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ या अब तक मैंने जो किया है वो सही है या गलत। बस जिस रास्ते पर चल पड़ा हूँ उस पे साथ देना। इधर प्रिया ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया, क्योंकि उसे हर हाल में खुद को साबित करना था। हालांकि उसे राज पर बहुत भरोसा था कि राज हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। उसे ये भी भरोसा था कि वो मेरे घर वालों को मना लेगा, अपने घर वालों को मना लेगा। पर उसे इस बात की भी चिंता थी कि समाज व परिवार के लोग राज पर दबाव बनाएंगे कि उसका इससे भी बेहतर रिश्ता करवा सकते हैं। इसलिए उसे 12th की परीक्षा को अच्छे नंबरों के साथ पास करना होगा। राज ने प्रिया को फोन पर बात करने से मना कर दिया, क्योंकि राज नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। राज ने एग्जाम होने तक प्रिया को फोन पर बात करने से मना कर दिया। इसके लिए राज ने प्रिया के मोबाइल पर फ्री टेक्स्ट मैसेज का रिचार्ज करवा दिया। अब प्रिया का शेड्यूल रहता कि वो रात को 12 बजे तक पढ़ती है, उसके बाद राज को गुड नाइट का मैसेज करती है। उधर से राज का रिप्लाई आता, वेरी गुड नाइट माई स्वीट हार्ट। प्रिया ने बेचारी ने रात से पहले कभी किसी को मैसेज किए नहीं थे, तो उसे नहीं पता था कि मैसेज कैसे टाइप करते हैं। बाकी वर्ड तो मोबाइल के कीबोर्ड पर लिखे होते थे, परंतु स्पेस कैसे देना है ये प्रिया को नहीं पता था। अब प्रिया ने पहले दिन राज को मैसेज किए तो वो कुछ इस प्रकार थे। प्रिया, हेलो सर, कैसे हो? राज, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? प्रिया, मैं भी ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? राज, खाना खा रहा हूँ। प्रिया, मैं हेल्प करूँ क्या? राज, नो थैंक्स, तुम स्टडी करो। प्रिया, ओके बाय, आई लव यू राज। राज, आई लव यू टू प्रिया। आज एक तो प्रिया के मैसेज देखकर राज की हंसी नहीं रुक रही थी। प्रिया की यही सादगी तो राज को पसंद थी। दूसरा, राज इस बात से भी खुश था कि आज उसे प्रिया ने सर की जगह राज बोला। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि राज बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था, तो उसे इस बात की भी बहुत फिक्र थी कि उसे अपनी स्टूडेंट से शादी करने का निश्चय किया। दूसरी बात ये भी जानता था कि ऐसी बातें ज्यादा समय तक छुपी नहीं रह सकती। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। प्रिया के बिना स्पेस वाले मैसेज आते रहे। राज ने भी प्रिया को नहीं बताया कि स्पेस कैसे देती है, क्योंकि उसे ऐसे मैसेज भी बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन राज ने देखा कि प्रिया ने जो मैसेज किया है उसमें उसने बराबर स्पेस दिया। जब राज ने इस बारे में प्रिया से पूछा तो प्रिया ने कहा कि उसे कीर्ति ने बताया कि स्पेस कैसे देते हैं। राज नाराज हो गया। उसने तुरंत प्रिया को डांटा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जब मैंने कहा कि किसी को नहीं बताना। तो रिया ने कहा कि उसने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ यही कहा कि अगर कभी किसी को मैसेज करना हो तो स्पेस कैसे देते। राज को हंसी आ गई। इधर सत्र पूरा होने के बाद राज ने देव को जोधपुर बुला लिया तैयारी के लिए, क्योंकि आगे वैकेंसी आने वाली थी। राज ने देव को बोला कि वो पैसे फाइनेंस कर देगा, तू पढ़ाई कर ले। देव ने स्कूल छोड़ दिया और जोधपुर में कमरा लेकर पढ़ाई करने लगा। राज श्री जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर रहता था। वो कभी कभी देव के पास आ जाता था। समय ऐसे ही निकलने लगा। प्रिया के एग्जाम भी हो गए। प्रिया का जब रिजल्ट आया तो उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। अखबार के फ्रंट पेज पर प्रिया की फोटो आई थी।
आज राज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि प्रिया और राज की कभी कभी बात भी हो जाती, पर ज्यादातर मैसेज पर ही बात करती थी। प्रिया को स्कॉलरशिप मिल गई और वो पीएमटी की तैयारी के लिए शहर चली गई। अब प्रिया ने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया, क्योंकि घर पर तो उसे काम में भी हाथ बटाना होता था। यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ाई के अलावा कोई भी काम नहीं था। हॉस्टल में प्रिया की बुआ की लड़की भी उसके साथ रहती थी। ऐसे में प्रिया से मिलना संभव नहीं था, और राज प्रिया से मिलने गया भी नहीं। राज और प्रिया दोनों इतने समझदार थे कि अभी तक किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। राज कभी गांव जाता तो प्रिया से बात हो जाती। प्रिया राज को बता देती कि आज वो इस टाइम मंदिर जाएंगे। राज भी उसी टाइम मंदिर पर जाता। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते। 5 सितंबर को प्रिया का जन्मदिन था और 4 सितंबर को प्रिया के परिवार में शादी थी। प्रिया शादी के सिलसिले में जोत उड़ाने वाली थी। राज प्रिया को जन्मदिन का गिफ्ट देना चाहता था, क्योंकि राज को आज भी याद था कि जब वो तैयारी करने गया था तब प्रिया ने किन हालातों में राज की हेल्प की थी। वो छुट्टे पैसे आज भी राज को बहुत याद आते थे। राज ने जब इस बारे में प्रिया से बात की तो प्रिया ने कहा कि राज, ये संभव नहीं है। मेरे परिवार के सारे लोग तुम्हें जानते हैं और तुम्हें पता है मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो गिफ्ट कैसे दोगे। राज एक गाना गुनगुनाने लगा, छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आता है। राज का ये रोमांटिक रूप देखकर प्रिया राज को मना नहीं कर पाई। दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि शाम को 7:30 बजे पैलेस के सामने तुम आ जाना ना। मैं ब्लैक ड्रेस में आऊंगी। तुम अपना जो भी गिफ्ट है वो मुझे पकड़ा देना। बैठो। दोनों प्रेमी मिलकर आपस में प्लानिंग कर रहे थे। राज मार्केट पहुंच जाता है। वहां से गिफ्ट पैक करवा कर देव के कमरे में पहुंचता है। देव को सारी बात बताता है। देव मन ही मन खुश होता है कि यार क्या बात है, सीधा साधा राज प्यार में इतनी बड़ी रिस्क उठाने को तैयार हुआ है। देव ठहरा राज का जिगरी दोस्त, वो भी तैयार हो गया। दोनों पहुंच गए। 7:30 बजे राज मुंह पर रुमाल बांधकर पैलेस के आगे से बाइक लेकर 4 चक्कर लगाया, लेकिन प्रिया उसे कहीं नहीं दिखाई दी। मोबाइल उसके पास था नहीं, कॉल करे तो कैसे करे। पैलेस के पास में ही राज के एक दोस्त का रेस्टोरेंट था, क्योंकि राज जब भी गांव से आता तो सुबह बस से उतरकर वहीं चाय नाश्ता करता था। राज अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसे कहा कि यार इस तरह से बात है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अपना रेस्टोरेंट है, बैठो रेस्टोरेंट में। राज और देव 11:30 बजे तक बैठे रहे, परंतु प्रिया का कोई कॉल नहीं आया। आखिर दोनों रूम पर चले गए। रूम पर जाकर देव तो सो गया, पर राज को कहीं ना कहीं था कि प्रिया फोन करेगी। रात को 12 बजे के करीब प्रिया का फोन आया, वो भी नए नंबर से। पर उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ डीजे चलने की और कुछ लड़कियों की आपस में बात करने की आवाज आ रही थी। राज समझ गया कि प्रिया का फोन है और वो दोबारा जरूर फोन करेगी। उसने देव को उठाया और सारी बात बताई। देव ने दोबारा से अपने कपड़े पहने। राज ने तो चेंज किए ही नहीं थे। दोनों पहुंच गए रेस्टोरेंट में। दोबारा प्रिया का फोन आया। 1:30 बजे रात। राज तुरंत बाइक लेकर पहुंचा। प्रिया पहले से बाहर आई। कुछ लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे दोनों को, लेकिन राज ने बड़े प्यार से प्रिया को गले लगाया और गिफ्ट दिया। आज ब्लैक ड्रेस में प्रिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। प्रिया, क्या है राज इसमें। राज, तुम खुद ही खोल कर देख लेना। ध्यान रहे, जब तुम इसे खोलो तो तुम्हारे पास कोई ना हो, इसलिए तो इतना छोटा है। प्रिया, राज, ये तुम्हारे लिए छोटा हो सकता है, पर मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। राज, आई लव यू प्रिया। प्रिया, आई लव यू टू राज। इसके बाद प्रिया वापस चली गई। अब अगले दिन पूरे दिन प्रिया का कॉल नहीं आया। राज को बड़ी फिक्र होने लगी कि यार फोन क्यों नहीं आया। इधर राज को फिक्र होने लगी कि प्रिया का अभी तक फोन क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ प्रिया ने जाकर गिफ्ट को अपने बैग में रख दिया, कपड़ों के नीचे। प्रिया का मन तो किया कि वो अभी इसी गिफ्ट को खोले और देख ले कि उसमें क्या है, पर वो इस समय इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती थी। आज वो बहुत खुश थी कि आज राज ने उसे गले लगाया था। आज का दिन वो कभी नहीं भूल सकती, और उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज ही के दिन को वो अपनी लव एनिवर्सरी के रूप में मनाएगी, यानी कि 4 सितंबर को इनकी लव एनिवर्सरी और 5 सितंबर को प्रिया का बर्थडे। प्रिया राज के ख्यालों में खोकर सो गई, क्योंकि सुबह उठकर वापस गांव जाना था। अगले दिन उसने इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि वो पूरे दिन अपने घर पर थी। घर पर इतने सदस्यों के बीच में टाइम नहीं निकाल पाई। दूसरी तरफ राज को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो प्रिया के जन्मदिन के दिन भी उससे बात नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी विडंबना देखो कि वो उसे जन्मदिन विश नहीं कर पाया। फिर भी मन ही मन
कहीं ना कहीं खुश भी था कि आखिर उसने प्रिया को फेस टू फेस अपने दिल की बात बोल दी। 6 सितंबर को प्रिया हॉस्टल पहुंची और जाते ही उसने सबसे पहले गिफ्ट को खोला तो उसने देखा कि गिफ्ट में बहुत ही खूबसूरत लॉकेट था। पर ये तो वही लॉकेट था जो उसने गणतंत्र दिवस वाले दिन चीफ गेस्ट के रूप में आई आरएएस अधिकारी सोनाली मीणा के गले में था। उस टाइम उसने कीर्ति से कहा था कि लॉकेट कितना सुंदर है ना, काश ऐसा लॉकेट मेरे पास होता। लॉकेट के साथ ही एक स्लिप भी थी जिस पर लिखा था, मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई लव यू सो मच। गिफ्ट देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत राज को फोन मिलाया। राज के मोबाइल पर कॉलर ट्यून बजने लगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। राज, हेलो। प्रिया, हाय राज, कैसे हो? गला रूंधा हुआ है। राज, मैं ठीक हूँ। तुम रो रही हो प्रिया? प्रिया फपकती आवाज में, नहीं राज, ये तो खुशी के आंसू हैं। राज, आंसू चाहे कैसे भी हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। प्रिया प्लीज, तुम रोया मत करो यार, हर बात पर। चलो ये बताओ, गिफ्ट को बोला तुमने? प्रिया, हाँ, और बहुत ज्यादा प्यारा गिफ्ट है। पर तुमने यही लॉकेट क्यों सिलेक्ट किया? राज, उस दिन जब सोनाली मीना का संबोधन हो रहा था तब मैंने तुम्हारी और कीर्ति की बात सुनी थी। इस लॉकेट के पीछे छोटा सा बटन है, उसे प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। इसमें मेरी और तुम्हारी फोटो है। तुमने स्कूल में आई कार्ड के लिए जो फोटो दी थी उसी का छोटा साइज बनाकर मैंने इसमें लगाया है। उम्मीद है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। खोल कर देखना। प्रिया खोल कर देखती। थैंक यू सो मच राज, बट मैंने तो इसे खोल कर देखा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ फ्रंट पर जो राधा कृष्ण की फोटो लगी थी वही देखी। ये बहुत ज्यादा प्यारा है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। राज, और सब बढ़िया है ना? घर पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी को पता तो नहीं चला ना अभी तक? प्रिया, नहीं अभी तक तो नहीं, पर फिर भी तुम घर पर बात कर लो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। राज, मैं सही वक्त आने पर अपने आप बात कर लूंगा। प्रिया, तुम चिंता मत करो। वैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। अगर घर पर पता भी चल जाए तो तुम सही सही सब कुछ सच सच बता देना। और अगर तुम्हें लगे कि घर वाले ज्यादा डांट रहे हैं तो उन्हें बोल देना कि मेरे से बात कर ले। प्रिया, ओके राज, मैं स्टडी कर रही हूँ, मुझे कैसे भी करके पीएमटी में सिलेक्शन करवाना है। राज, ओके डॉक्टर साहिबा, आप तैयारी कीजिए, बाय, टेक केयर। प्रिया, बाय राज, और हाँ, आई लव यू सो मच। राज, आई लव यू टू माई स्वीट हार्ट। फोन रखने की बात राज सोचने लगता है कि यार वो किसी से बात करे तो किससे करे। तभी उसे अपने मम्मी पापा का ख्याल आता है, क्योंकि राज जानता था कि ऐसी बातें किसी और को बताने से क्या फायदा है। मुझे अपने मम्मी पापा से ही बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आखिर में डिसीजन तो उन्हीं को ही लेना था ना। राज तुरंत अपने पापा को फोन करता है और सारी बात उन्हें सच सच बता देता है। राज के पापा बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, अगर तू प्रिया को जानता है, वो अच्छी लड़की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। धन तो कमाने से होता है, किसी के देने से थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, मैं वक्त निकाल कर भी प्रिया के पापा से बात कर लूंगा। राज मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे यह एहसास होता है कि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता, ना ही माँ बाप से बढ़कर कोई हितैषी होता है। अगले दिन राज प्रिया को भी ये बात बता देता है कि उसने अपने घर पर बात कर है और मेरे घर वाले मान भी गए। प्रिया बहुत खुश होती है। वो कहती है, मन करता है राज तुम्हें गले से लगा लूं। राज मजाक के अंदाज में कहता है, चिंता मत करो, जब शादी हो जाए तो गले से दूर ही मत करना। वक्त बीतता गया। करीब 1 महीने बाद राज के पापा ने बात चलाने का प्लान बनाया ही था कि एक दिन प्रिया का फोन आया। प्रिया, राज, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे और मेरे बारे में घर पर पता चल गया है। राज चिंतित मुद्रा में, लेकिन ये सब हुआ कैसे? प्रिया, राज, मैं पिछले सोमवार को गांव गई हुई थी। वहां मुझे भाभी ने पूछा कि ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया, तो मैंने कह दिया कि मुझे कीर्ति ने दिया था। और कल जब भाभी मंदिर गई थी तो वहां कीर्ति उन्हें मिली, तो भाभी ने कीर्ति को बोला कि तुमने प्रिया को लॉकेट बहुत सुंदर दिया। तो कीर्ति ने मना कर दिया कि मैंने कोई लॉकेट प्रिया को नहीं दिया। और ये बात मुझे तब पता चली जब आज पापा का कॉल आया कि प्रिया, कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, अपना सामान पैक रखना। और अभी मुझे कीर्ति का कॉल आया और उसने मंदिर वाली सारी घटना मुझे बता दी। राज, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। पापा कल सुबह 9 बजे आएंगे। उससे पहले हॉस्टल के सामने 7:30 बजे पहुंच जाना और ये लॉकेट वापस ले जाना। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गुस्से में
घर वाले लॉकेट को कोई नुकसान पहुंचाए। और प्रिया रोने लगी। राज, देखो प्रिया, रोने से कुछ नहीं होगा। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसी बातें ज्यादा दिन छुपाए नहीं छुपेंगी। तुम घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना और मेरा नंबर दे देना, कहना कि मुझसे बात कर ले। मुझे जो कुछ भी कहना होगा मेरे से कह देंगे। और रही बात लॉकेट की, तो मैं सुबह जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैं 9 बजे बस चलती है, उसमें बैठता हूँ और सुबह 6 बजे के करीब तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, खाना खाकर सो जाओ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एक दिन तो हमें घर पर बताना ही था। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी पर फाइनली सब कुछ सही होगा। चिंता मत करना, तुम्हें भरोसा है ना भगवान पर? प्रिया, राज, मुझे भगवान से भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर भरोसा है। प्लीज सब कुछ संभाल लेना, ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। फोन कटने के बाद राज भी चिंता में डूब जाता है। सुबह जल्दी वो पहुंचता है हॉस्टल के सामने वाले पार्क में। प्रिया आती है और राज को लॉकेट देकर वापस जाने लगती है। प्रिया आंखों में आंसू लिए वापस मुड़ती है और राज को गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। आसपास के जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, वो भी ये नज़ारा देखकर भावुक हो जाते हैं। प्रिया वापस चली जाती है और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। शाम को राज के पास प्रिया के पापा का फोन आता है। वो राज को बहुत खरी खरी सुनाते हैं कि यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने, किसी की इज्जत के साथ ऐसे खेल लेना। तुम्हारे घर में भी तो एक बहन है ना। भगवान ना करे कभी तुम्हें ये दिन देखना पड़े। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता चलता एक बाप की भावनाओं के साथ खेलने से क्या होता है। आज के बाद मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। राज अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया के पापा राज की एक नहीं सुनते हैं और राज को आखिरी वार्निंग देकर फोन काट देते हैं। राज और प्रिया की बिल्कुल बातचीत बंद हो जाती है। राज को कहीं से भी पता नहीं चलता कि प्रिया कैसी है और क्या कर रही है। प्रिया की एक दोस्त से देव को सिर्फ इतना पता चलता है कि प्रिया की पढ़ाई बंद कर दी गई है और आजकल प्रिया को सिर्फ घर पर ही रखा जाता है। प्रिया जैसी होनहार लड़की की इस हालत का जिम्मेदार राज खुद को मानता है। और करीब 1 महीने बाद एक दिन राज प्रिया के पापा की शॉप पर ही पहुंच जाता है, एक लेटर के साथ जिसमें लिखा होता है, प्रिया अंकल नमस्ते, मैं इस पत्र में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। प्लीज आप इसे पूरा जरूर पढ़ो। हमारे समाज में वर्तमान समय में विचारणीय विधि प्रेम विवाह माँ बाप को पसंद नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि समाज में उनकी इज्जत कम होती है। अब प्रश्न ये है कि प्रेम विवाह उचित है या माँ बाप के इच्छित स्थान पर विवाह करवाना उचित है। प्रेम विवाह का पक्ष लेने वाले तर्क देते हैं कि स्वयंवर चुनने की प्रथा तो हमारे ग्रंथों में प्राचीन काल से ही है। माँ बाप कहते हैं कि हम कौन सा आपके लिए बुरा ढूंढेंगे, हम भी तो आपका भला चाहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से पहले जानते हैं कि हमारे समाज में रिश्ता तय करने की वर्तमान पद्धति क्या है। परिवार वाले अपने बच्चे का जब रिश्ता देखते हैं तो पहले जाति देखेंगे, फिर सामने वाले घर की परिस्थिति देखेंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दोनों पक्षों की सहमति के बाद एक और ड्रामा किया जाता है। लड़का लड़की को देखने जाता है और उन्हें 20 मिनट का बड़ा समय दिया जाता है। एक दूसरे को जानने का समझने का मौका दिया जाता है 20 मिनट के लिए। अब बात करते हैं वर्तमान समय में प्रेम विवाह की क्या परिभाषा है। आजकल के लड़के लड़कियां फिल्मी स्टाइल में अपने पार्टनर को प्रपोज करते हैं। सहमति बनने पर किसी रेस्टोरेंट में पार्क में घूमने जाते हैं। प्रेम पत्र एक विलुप्त होती प्रथा, लिखते हैं, मोबाइल से चैट करते हैं। जब प्यार परवान चढ़ जाता है तो दुनिया की परवाह किए बिना माँ बाप के अरमानों को अपने पैरों तले रौंद कर प्रेम के पंछी उड़ जाते हैं। उसके बाद कई बार तो माँ बाप समझौता कर उन्हें अपना लेते हैं। कई बार कुछ जोड़े आत्महत्या भी कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है ये तो और भी बड़ा ड्रामा है। तो सही क्या है? सही यही है, बच्चों को पता होना चाहिए माँ बाप की इच्छा क्या है और माँ बाप को पता होना चाहिए बच्चों की पसंद क्या है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए रिश्ते तय होने चाहिए। माँ बाप बच्चों की पसंद को भी उतनी ही तवज्जो दें जितनी समाज के बने नियमों को देते हैं। अगर आपके बच्चे की पसंद आपके और समाज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है तो आपको भी उसकी भावनाओं को सम्मान करते हुए उनके निर्णय पर विचार करना चाहिए। माँ बाप की इच्छा होती है कि लड़का या लड़की अपने समाज की होनी चाहिए, जबकि बच्चों की इस मामले में ज़्यादा इच्छा होती है आत्मविश्वास अच्छा वाला चाहिए, दिखने में ठीक ठाक होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, हमें समझने वाला हो, समझदार होना चाहिए, एक दूसरे के विचार भी मिलना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला। किसी के बारे में इतना जानना 20 मिनट की मुलाकात में तो संभव है ही नहीं। इसलिए बेहतर होगा अगर बच्चे की पसंद अच्छी है तो माँ बाप को उस पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद
आप विचार करें अंकल कि हमने गलत क्या किया। मैं प्रिया को 2 साल से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरे बारे में आप कहीं से भी पता कर लीजिए, अगर आपको एक भी कमी लगती है तो मुझे ठोकर मार देना। आप प्रिया की शादी मेरे साथ सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपको लगता है कि इससे आपकी समाज में इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन एक बार आप दोनों परिवार की खुशियां देखकर तो देखिए। मेरे पापा भी तो आखिर इस रिश्ते के लिए माने हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं प्रिया को हमेशा खुश रखूंगा और आपके परिवार के लिए एक बेटा बनकर दिखाऊंगा। प्लीज अंकल, एक बार सोचना जरूर, क्या मैं सच में गलत हूँ या जो समाज की धारणा है वो गलत। पत्र को पूरा पढ़ने के बाद प्रिया के पापा सजल नेत्रों से राज की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर देना बेटा, पर तुम बहुत देर से आए हो। मैं तो प्रिया की शादी तय कर चुका हूँ। अगर तू चाहता है कि प्रिया हमेशा खुश रहे और एक बाप हमेशा खुश रहे, तो प्लीज प्रिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जा। इतने दिनों में हमने भी महसूस किया कि प्रिया तुझे बहुत पसंद करती है, पर मैं परिवार में बैठकर अपनी जुबान दे चुका हूँ और मैं अपनी जुबान से उसी दिन मुकरूंगा जिस दिन मेरे प्राण निकलेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।